ड्रामे की शुरुआत फैंग से होती है, जो कि सिटी का बिगेस्ट माफिया है, जिसकी जिंदगी में माफी और दया नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इस वक्त तो अपने सामने एक गद्दार को सजा दे रहा होता है, जो कि उसके आगे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। पर फैंग उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसका काम तमाम करने का ऑर्डर दे देता है। और उसे ऐसा करता हुआ एक 19 साल की इनोसेंट लड़की शुयान देख लेती है, जो कि खुद ही अपनी जान बचा करके अपने क्रूएल अंकल आंटी से भाग रही होती है। पर ये सब देख करके वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पीछे हटने लगती है, जिसके चक्कर में गलती से एक बॉक्स गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन करके फैंग का असिस्टेंट कहता है कि कौन है वहाँ पर, मेरे सामने आओ। जिस पर शुयान डर से बाहर निकलती है, जिसे फैंग बहुत ध्यान से देखने लग जाता है। अब उसे देख करके फैंग का असिस्टेंट कहता है कि तू लिटिल रैबिट जैसी लग रही है, जो कि लॉ एंड डेन में मंडरा रही है। तभी शुयान अपने पीछे अपने अंकल और आंटी की आवाज सुनती है, जो कि उसे लिंगा के हवाले बेचने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। शुयान सोचती कि एक तरफ भेड़िया है तो दूसरी तरफ लॉयन बैठा है, लेकिन उस टर्की के हाथों बेचे जाने से अच्छा है कि मैं इस खतरनाक आदमी के हाथों मर जाऊं। और यही सोच कर वो फैंग की तरफ दौड़ करके जाती है और उसका पैर पकड़ करके कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। असिस्टेंट सोचता है कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, ये बॉस को टच कर रही है। जहाँ फैंग उसे बहुत गौर से देखते हुए कहता है कि तुम्हें बचा लूं, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो शुयान कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कह करके उसके सामने रखा वो वाइन पी जाती है। फैंग तो उसे घूरे ही जा रहा होता है और उसे ऐसा करता हुआ देख करके असिस्टेंट सोचता है कि क्या बकवास है, क्या बॉस को इस लिटिल रैबिट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है जो कि इसे दिखे ही जा रहे हैं। अब फैंग उसे उठा करके अपने साथ ले जाता है और उसे ले जाकर के बेड पर पटक देता है, जिस पर शुयान डर से पूछती कि आप मेरे साथ में क्या करने वाले हैं। तो फैंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। तो शुयान पूछती कि आखिर आप करना क्या चाहते। इतने पर फैंग उसका पैर पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ में भला एक मर्द क्या करना चाहेगा। इतना कह करके उसे किस करना शुरू करता है और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेता है। अब अगली सुबह शुयान जब उठती है तो वो फैंग को देख करके सोचती है तो बहुत ही बड़ा राक्षस इंसान है, जिसने मेरी कमर तोड़ दी है। इससे पहले कि उठे मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब वो फौरन से रूम से बाहर निकलती है, जहाँ वो असिस्टेंट की बातों को सुनने लगती है। असिस्टेंट के साथ में खड़ा गार्ड कहने लग जाता है कि मैंने आज तक बॉस को किसी भी औरत के करीब नहीं देखा है, पता नहीं वो कहाँ से इस लिटिल रैबिट को अपने साथ में उठा लाया है। मुझे जहाँ तक याद है कि एक औरत ने उन्हें हक करने की कोशिश की थी, जिसका उन्होंने हाथ पैर तोड़ दिया था। अब ये सुनकर के तो शुयान बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और सोचती है कि मैंने तो नाइट एक्सपेंड कर लिया है, अब इसकी सजा क्या होगी, क्या वो मुझे जान से मार डालेंगे। और यही सोच करके वो वहाँ से भाग खड़ी होती है और उसे भागता हुआ असिस्टेंट देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर शुयान तो कब का भाग चुकी थी। और अब हमें यहाँ से 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शुयान को पता चलता है कि वो 3 बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है। इसके साथ में खड़ी वहाँ पर नर्स उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती कि जरा इस बेशर्म औरत को तो देखो, जो कि 19 साल की भी नहीं हुई है और 3 बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है। पता नहीं किसके साथ में ऐसी लड़कियां मुंह काला करवा करके शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं। डॉक्टर से पूछते कि अब तुम इन बच्चों का क्या करना चाहोगी। जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हारी दादी माँ भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनकी कंडीशन बहुत खराब है और तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि तुम उनका इलाज करवा सको। ऊपर से तुम प्रेग्नेंट होकर के आ गई हो। इस बच्चे का फादर कौन है, क्या तुम उसका नाम जानती हो। अब ये सब सुनकर के शुयान बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है और सोचती कि अगर मैं इन बच्चों को दुनिया में लेकर के आऊंगी तो वो भी मेरी जैसी गरीबी में सफर करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं इन्हें ना रखूं। और वो डॉक्टर के पास जाकर के कहती कि मुझे ये नहीं चाहिए। ये सुनकर के डॉक्टर गुस्सा हो जाती है और कहती कि आजकल के यंग लोग को पता नहीं क्या हो गया है, बिना सोचे समझे किसी के भी साथ सो जाते हैं और प्रेग्नेंट होकर के मुंह उठा करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी मदर को इसी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेकर के आया होता है, जो कि उसके ऊपर शादी के लिए लगातार दबाव डाल रही होती है और कह रही होती तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से पैदा किया है। हमारे फू परिवार में बच्चे बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, न जाने मुझे अपने पोते पोती का मुंह कब देखने के लिए मिलेगा। मैं दिन पे दिन बूढ़ी होती जा रही हूँ और मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना भी नहीं है। जिस पर फैंग कहता है कि माँ आप तो ये बात अच्छी तरीके से जानती है ना कि मुझे एलर्जी है लड़कियों से, मैं उन्हें टच तक नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर के आंटी कहती कि ना जाने तुम्हें ये प्रॉब्लम कहाँ से लग गई है और न जाने कैसे ठीक होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस का मुंह देखे ही बिना मर जाऊँ। अब ये सब सुनकर के फैंग को शुयान का फेस याद आता है और वो वहाँ से गुजर रहा होता है। दूसरी तरफ से शुयान भी अपना मेडिकल रिपोर्ट लेकर के वहाँ से जाती है, जिसे फैंग देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पीछे जा पाता शुयान वहाँ से जा चुकी होती है। फैंग सोचता है कि आखिर ये गायनी डिपार्टमेंट में क्या कर रही थी, कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। दूसरी तरफ शुयान अपना चेकअप कराने के बाद में फूड डिलीवरी करने के लिए जाती है और सोचती है कि मुझे किसी तरीके से पैसों का अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा ताकि मैं दादी का इलाज करवा सकूं। और यहाँ पर वो फूड डिलीवरी करने के लिए कंपनी में इंटर करती है, जहाँ उसे उसकी कजन सिस्टर यान मिल जाती है, जो कि उसे देख करके भड़क जाती है और कहती कि बच्चलन कहेंगी तुम घर से भाग गए, लिंगा तुम्हें कितनी बुरी तरीके से ढूंढ रहा है, अभी के अभी मेरे साथ चलो। इतना कह करके उसका हाथ पकड़ करके उसे खींच करके ले जाने लगती है और इसी चक्कर में यान का कप गिर करके फूट जाता है, जिस पर यान कहती है कि तुम्हें पता भी कि तुमने मेरा कितना महंगा कप फोड़ दिया है। इतना कह करके उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस पर शुयान गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी यान की नजर शुयान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर पड़ती है, जिसे उठा करके वो देखने लग जाती है और पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। अब ये सुनकर के तो शुयान बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। यान उससे कहती है कि बेशर्म कहे कि मेरे माता पिता तुम्हारी
शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम होगी किसी जंगली आदमी के साथ में सोती फिर रही हो बाहर। अब इतना शोर शराबा सुन करके और भी लोग बाहर निकल आते हैं और इसी बात का फायदा उठा करके यान सबके सामने शुयान को जलील करना शुरू करती है और कहने लग जाती है कि जरा इस औरत को देखो जो कि शादी से पहले पता नहीं किसके साथ में मुंह काला करवा करके प्रेग्नेंट हो गई है। अब तुम्हें लोग बताओ कि ऐसे लोग के समाज में क्या इज्जत है और इनके साथ में क्या करना चाहिए। अब ये सारी बातें सुन करके वहाँ पर खड़ी लड़कियां शुयान के बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं और उसे जलील करने लगती हैं। इतना कम नहीं था कि शुयान कहती कि इसे तुम सब मिल करके पकड़ो, मैं इसे पनिशमेंट देती हूँ क्योंकि ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ हमने उसके बारे में पता तो कर लिया है, उसका नाम शुयान है, वो कोई फिक्स जॉब तो नहीं करती है लेकिन पार्ट टाइम जॉब करती है। जिस पर फैंग कहता है कि बस बहुत हो गया उसके बारे में बात, अब मुझे कंपनी लेकर के चलो क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। वही हम कंपनी के अंदर देखते हैं जहाँ सभी लड़कियां मिलकर के शुयान को पकड़ लेती हैं और यान एक चेयर उठाती है और उसे मारने वाली होती है, पर तब तक वहाँ पर फैंग अपने असिस्टेंट के साथ में पहुंच जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसकी नजर शुयान पर पड़ती है और वो सोचता है कि तो लिटिल रैबिट है और इसके हाथ में इतनी चोट कैसे लगी है। अब फैंग को देख करके सभी लड़कियों का खून सूख जाता है और यान फौरन से चेयर फेंक देती है। असिस्टेंट कहता है कि तुम सबको पता है ना कि बॉस को उन लोगों से सख्त नफरत है जो कि मासूम लोग को बुली करते हैं। अब ये सुन करके वो लड़कियां नील डाउन हो जाती है और कहती कि हमने कुछ भी नहीं किया है, इस यान ने हमें प्रोवोक किया था ताकि हम इस लड़की को चोट पहुंचा सके। अब ये सुन करके फैंग अपनी जलती हुई निगाहों से यान की तरफ देखता है तो यान कहती कि मैं कसम खा करके कहती कि मैंने इसे छुआ तक नहीं है। ये सुन करके फैंग शुयान को देखता है और उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें चोट पहुंचाने की किसने कोशिश की है और तुम्हारे हाथ में किसने चोट लगाया है। अब ये सुन करके शुयान बहुत बुरी तरीके से डर जाती और सोचने लग जाती कि अगर मैंने सच्चाई बता दी और यान ने बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट होती है तो मुझे मार ही डालेंगे क्योंकि इस तरीके से इनके रेपुटेशन में खराब हो जाएगी और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और यही सब सोच करके डर करके शुयान कहती कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मुझे किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, मैं तो यहाँ पर फूड डिलीवरी करने के लिए आई थी और गलती से गिर गई। ये सुन करके तो फैंग का खून ही खौल जाता है और वो सोचता है कि लिटिल रैबिट कितना झूठ बोल रही है। मैंने अभी अभी देखा कि लड़कियां मिलकर के इसे बुली कर रही थी, तब भी इन्हें डिफेंड कर रही, आखिर ऐसा क्यों कर रही है। ये सुन करके यान कहती कि देखा आपने बॉस, हमने इसके साथ में कुछ भी नहीं किया है, ये तो छोटी मोटी सी डिलीवरी गर्ल है। अब ये सुन करके तो फैंग की गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि फैंग तो फैंग था और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें तत्काल प्रभाव पर नौकरी से बाहर निकाल और इन सभी को मैं दोबारा अपनी कंपनी में नहीं देखना चाहता हूँ। इतने कहते कि देरी नहीं कि गार्ड्स उन्हें पकड़ करके ले जा करके बाहर फेंक देते हैं। अब ये सब देख करके तो शुयान पूरी तरीके से सन्न रह जाती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचने लग जाती है कि मास्टर ने तो सबको यहाँ से निकाल दिया जबकि मैंने किसी का कंप्लेन तक नहीं किया था, आखिर ये कैसे इंसान है। उन सभी के जाने के बाद में फैंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसकी नजर प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर पड़ती है जिसे देख करके वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और फिर वो शुयान को देखने लगता है, पर शुयान तो उससे अपनी नजरें चुराई जा रही होती है और पीछे हटी जा रही होती है। तो फैंग उसका हाथ पकड़ करके उससे कहता है कि तुम्हें चोट लगी है। तो शुयान कहती है कि इसकी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो एक छोटा मोटा सा चोट है और वैसे मुझे डिलीवरी करने के लिए देर हो रहा है इसलिए मुझे जाना चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर फैंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी। जहाँ वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज तुम इसकी जगह डिलीवरी करोगी। ये सुन करके तो असिस्टेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहाँ फैंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ में चलोगी। इतना कह करके उसे अंदर लेकर के चला जाता है और बहुत प्यार से उसे बिठा करके उसकी हाथ की मलहम पट्टी करता है और फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट हो। ये सुन करके तो शुयान सन्न रह जाती और सोचने लग जाती कि मैंने असिस्टेंट की कई बात सुनी थी कि जो भी कोई औरत इनके करीब आने की कोशिश करती है ये तो उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, अगर इन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कहीं मुझे मारी न डाले। और यही सोच करके वो पीछे हटने लगती है, जिस पर फैंग उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि मुझे सच जानना है, क्या तुम मेरे परिवार का बीज लेकर के अपने पेट में घूम रही हो। पर इससे पहले कि शुयान कुछ बोल पाती तभी वहाँ पर फैंग की मदर दौड़ती हुई आ जाती है और फैंग को किसी लड़की के इतने करीब देख करके तो उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता है और वो कहती कि लड़की तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है, मुझे मेरी बहू बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तुमने 30 सालों में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। जहाँ वो शुयान से पूछने लग जाती कि सच बताना बेटा, क्या इसने तुम्हें बुली किया है या फिर इसने तुम्हें धमकाया है। तो शुयान कहती कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, इन्होंने मेरे साथ में कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर तो आंटी बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और सोचती है कि जल्दी वो दादी बन जाएंगी और अपने पोते पोतियों के साथ में खूब एंजॉय करेंगी। फैंग अपनी माँ को इस तरीके से देख कर कहता है कि माँ बस बहुत हुआ, इस बात पर कहती कि चुप हो जाओ, मुझे खुश होने से रुकने की हिम्मत भी मत करना। जहाँ वो अपने सारे नौकरों को बुलाती हैं जो कि बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ में अंदर इंटर करती हैं, जिन्हें देख करके तो शुयान पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। जहाँ आंटी कहती कि सारा कुछ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए तुम इनसे लेने से मना नहीं कर सकती हो। अब शुयान तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है क्योंकि वो क्या बोलती है उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब ये सब होने के बाद में आंटी खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी मदर कितनी ज्यादा एक्साइटेड है अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, इसीलिए जल्दी से आप भी इस बारे में सोचिए। ये सुनकर के फैंग कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी जबान बिल्कुल भी प्यारी
जिम्मेदारी नहीं है। इस बात पर असिस्टेंट कहता है कि माफ करिएगा, अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। शुयान सोचने लग जाती है कि चलो कोई तो है जो कि मेरे बच्चों के लिए इतना ज्यादा खुश हो रहा है, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यहाँ पर वो फैंग से पूछती है क्या आपको बच्चे पसंद है। ये सुनकर के फैंग कहता है किसने कहा कि मुझे बच्चे पसंद है, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अगर तुम्हारे साथ मेरे बच्चे पैदा होंगे तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट होंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर फैंग का इतना रूड जवाब सुन करके तो शुयान का दिल टूट जाता है और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि भला फैंग जैसे इंसान मेरी जैसी लड़की के साथ में बच्चे क्यों करना चाहेंगे। इसीलिए अब मुझे इन बच्चों को रखने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं और ज्यादा इनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती हूँ और न इनकी रेपुटेशन खराब करना चाहती हूँ। फैंग कहता है कि मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, तुम आराम करो, मुझे भी यहाँ से जाना होगा। जिस पर शुयान उसे रोक कर कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो फैंग उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। इतना कह करके वो उसके करीब जाने लगता है और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होने लगता है। यहाँ पर शुयान सोच रही होती है कि मुझे माफ करिएगा, मेरे पास में पैसे नहीं है कि मैं अपनी जा करके सर्जरी करवा सकूं और इस प्रॉब्लम से मुक्त हो सकूं। और यहाँ पर वो फौरन से कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। पैसे का नाम सुन करके तो फैंग का मूड डिस्टर्ब हो जाता है और वो उससे पूछता है कितने पैसे चाहिए। तो शुयान कहती है कि 3000। ये सुन करके उसे लगता है कि 30 मिलियन। और वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि ये तो गोल्ड डिगर निकली। और यही सोच करके वो उसके ऊपर कार्ड फेंकते हुए कहता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, जितने चाहे उतने खर्च कर लेना। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। शुयान तो बेचारी उस कार्ड को लेकर के परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3000 चाहिए थे। लेकिन फैंग तो कब का जा चुका होता है। फिर वो सोचती है क्या मैं इस कार्ड से अपनी दादी का भी इलाज करवा सकती हूँ। अगर मैं इसमें से कुछ भी पैसे खर्च करती हूँ तो मैं सारे पैसे उन्हें कभी न कभी तो लौटा दूंगी। अब ये सारी बातें बाहर खड़ा असिस्टेंट सुन लेता है और सोचता है कि ये लड़की तो लिटिल रैबिट की जगह पर गोल्ड डिगर निकली। मुझे ये बात जा करके फैंग की मदर को बतानी चाहिए। और यही सोच कर वो फौरन से फैंग की मदर के पास जा करके उन्हें ये सारी बातें बताने लग जाता है, जिसे सुन करके तो आंटी शॉक्ड रह जाती हैं और कहती कि बस उसने 30 मिलियन मांगे, कितनी प्यारी बच्ची है, उसे तो 300 मिलियन मांगना चाहिए था। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, आखिर वो इतने अमीर परिवार की बहू बनने जा रही है। एक काम करो कि उसके परिवार वालों को बहुत सारे गिफ्ट भिजवा दो। अब ये सुन करके तो असिस्टेंट को जैसे सदमा ही लग जाता है और वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैं यहाँ पर क्या करने आया था और क्या से क्या हो गया। अब आंटी के ऑर्डर के मुताबिक शुयान के घर पर बहुत सारे गिफ्ट्स पहुँचते हैं, जिन्हें देख करके उसके अंकल आंटी और यान की आंखें चमक उठती हैं और वो सभी इस गलतफहमी में चले जाते हैं कि फैंग यान को पसंद कर लिया है और उसे शादी करना चाहता है। और यान यहाँ पर कहने लग जाती है कि लगता है कि उस दिन कंपनी में फैंग ने मुझे देखा था और मुझे देखते मेरे ऊपर फ्लैट हो गए और मुझसे शादी तक करने के लिए तैयार हो गए। अब ये सब सुन करके तो उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ शुयान अपनी दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उनसे वादा करती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तभी उसके पास में उसके अंकल और आंटी की कॉल आ जाती है, जो कि उसे धमकाते हुए कहने लग जाते हैं कि अगर तुम अभी के भी घर नहीं आई तो हम तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में दादी को सब कुछ बता देंगे। सोचो अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो उनका तो फौरन से टिकट कट जाएगा। अब ये सुनकर के शुयान काफी ज्यादा घबरा जाती है और ना चाहते हुए उनसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ वो लोग ठरकी लिंगा के साथ में बैठे होते हैं, जिसे देख करके उसकी आंटी कहने लग जाती है कि देखो ना लिंगा कितना सुंदर है, तुम दोनों की जोड़ी जैसे स्वर्ग में बनी है। अंकल कहने लग जाते हैं कि लिंगा से जल्दी से शादी कर लो, ये तुम्हें रानी बना करके रखेगा। लिंगा तो शुयान को देख करके पागल हो जाता है और उसके ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ता है और ये सारा नजारा बैठ करके उसके घर वाले काफी मजे के साथ में देख रहे होते हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए शुयान चिल्लाते हुए कह देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुन करके तो लिंगा बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है, जिस पर उसकी आंटी कहती है कि अब ये आपकी हो गई है, क्योंकि पैसे तो अब हम वापस कर नहीं सकते हैं। ये सुनकर के लिंगा फिर से शुयान की तरफ बढ़ता है तो शुयान कहती है कि ये बच्चा मास्टर फैंग का है। ये सुनकर के सभी के सभी सन्न रह जाते हैं, फिर जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, जहाँ उसकी आंटी कहती है क्या बकवास कर रही हो, उनका रिश्ता तो हमारी बेटी यान के लिए आया है। ये सुनकर के शुयान शॉक्ड रह जाती है और सोचने लग जाती है कोई आश्चर्य की बात नहीं कि फैंग यान से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी है, मैं तो एक अनाथ और कम पढ़ी लिखी लड़की हूँ, पर अब मैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए कैसे कर पाऊंगी। तभी यान कहने लग जाती कि अगर तुम कह रही हो कि ये बच्चा मास्टर फैंग का है तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फैंग को कॉल करके कहो कि आकर के तुम्हें बचा ले। ये सुनकर के शुयान फैंग को फौरन से कॉल कर देती है, जो कि इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड कर रहा होता है। जहाँ वो फौरन से उसका कॉल रिसीव करता है तो शुयान उसे कहने लग जाती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज आकर के मुझे बचा लीजिए। इतने पर यान उसका फोन छीन करके पटक देती है और कहती कि बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। इधर ये सब चीजें सुन करके फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मीटिंग को बीच में ही छोड़ करके फौरन से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शुयान को सभी मिलकर के बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और लिंगा उसे मारने वाला होता है, पर तब तक वहाँ पर फैंग पहुंच जाता है, जिसे देख करके अंकल और आंटी कहने लग जाते कि अरे दमाजी आप यहाँ पर आने की जहमत क्यों उठाए, हम यान को आपके पास में भेज देते। ये सुनकर के तो फैंग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो दामाद कब बन गया और यान उसके पास में क्या करने के लिए आएगी। यहाँ पर आंटी उससे कहने लग जाती कि माफ करिएगा, ये मेरी बच्चलन भतीजी है जो कि न जाने किसके साथ में अपना मुंह काला करवा करके प्रेग्नेंट हो गई है और आपको खामखा कॉल करके परेशान कर दी। ये सब सुन करके तो फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ शुयान के पास जाता है और उसे अपने हाथ दे करके उसे उठाता है और सबसे कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी जो कि मेरी वुमेन को टच कर रहा है। ये सुनकर
के यान फौरन से फैंग के पास जाती और कहती कि आपको लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई है, मैं आपकी वुमेन हूं ना कि ये औरत है। जिस पर फैंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। जिस पर अंकल कहते कि पर फू परिवार ने तो हमारे यान के लिए शादी का रिश्ता भेजा था, वो भी गिफ्ट के साथ में, उसका क्या? तो असिस्टेंट कहता है कि वो प्रपोजल श्रेयान के लिए था ना कि यान के लिए था। अब ये सुनकर के तो सबको सदमा ही लग जाता है और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जहाँ लिंगा फौरन से फैंग के सामने नीलावन होकर के कहने लग जाता है कि अगर मुझे पता होता कि ये आपकी वुमेन है तो इसे छूने से पहले मैं मरना पसंद करता। पर फैंग उसके ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाता है और अपने आदमियों से उसका काम तमाम करने का ऑर्डर दे देता है, जिसे देख करके तो सबका खून ही सूख जाता है। और फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि इन तीनों को हर जगह से बैन कर दो। इतना कह करके वो शुयान को अपनी गोद में उठा करके सबके सामने से लेकर के चला जाता है। पर गलती से शुयान के पास से फैंग का दिया हुआ ब्लैक कार्ड गिर जाता है, जिसे यान रख लेती है। इधर फैंग हॉस्पिटल में रिपोर्ट लेकर के अंदर आता है और शुयान से कहता है कि रिपोर्ट बता रहा है कि ये बच्चे मेरे हैं। तो शुयान कहती है कि अगर आपको ये बच्चे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। जिस पर फैंग कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर के तो शुयान पूरी तरीके से सन्न रह जाती है। जिस पर फैंग कहता है कि देखो ये बच्चे मेरे फू परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती, ये रहा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, हम सीक्रेटली शादी करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान फू परिवार तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा और 1 साल के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स देकर के फ्री कर दूंगा। ये सुनकर के तो शुयान को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। फैंग कहता है कि तुम्हारे पास इस शादी को मना करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। अब ये सुनकर के शुयान सोचती कि अगर मैंने फैंग से शादी कर ली तो मैं अपने बच्चों को सही सलामत बचा सकती हूँ और यही सोच करके वो फैंग के साथ मैरिज ब्यूरो जाकर के शादी कर लेती है। शादी कंप्लीट होने के बाद में फैंग उसे अपने साथ घर लेकर के जाता है। इतना बड़ा घर देख करके शुयान देखती ही रह जाती है। तभी वहाँ पर आंटी खुश होती हुई आती है और कहती कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने हमारे परिवार के 3 बच्चों को कैरी किया हुआ है, मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। इतना कह करके वो फौरन से अपने मेट्स को फिर से बुलाती है जो कि बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के इंटर करती है, जिसे देख करके शुयान फिर से परेशान हो जाती है। तो आंटी कहती है पहले दिन तुमने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया, सारे गिफ्ट छोड़ करके चली गई थी, पर इस बार तो तुम्हें लेना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे फू परिवार की बहू जो बन गई हो। ये सुनकर के फैंग कहता है क्या तुमने वो गिफ्ट नहीं लिए थे? तो शुयान कहती है भला मैं वो गिफ्ट कैसे ले सकती थी। जहाँ आंटी फौरन से अपना जेट कंगन निकाल करके उसे पहना देती और कहती कि हमारे फू परिवार का सिंबल है जो कि हमारी बहू को पहनना पड़ेगा। शुयान उसे लेना तो नहीं चाहती थी लेकिन आंटी बहुत ही ज्यादा जिद करने लगती है। अब आंटी के जाने के बाद वो फौरन से उस कंगन को निकाल करके फैंग के हाथ में दे देती है और कहती कि मैं इसे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि इस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। 1 साल के बाद में तो आप मुझे डिवोर्स दे देंगे। ये सब देख करके फैंग सोचने लग जाता है कि लगता है कि मैंने इसे गलत समझ लिया, इसे मेरे पैसे नहीं चाहिए। अब रात में शुयान फैंग के रूम में बैठी होती है और उसके बेड को देख करके सोच रही होती है क्या मुझे फैंग के साथ में सोना पड़ेगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तभी फैंग रूम में इंटर करता है जिसे देख करके वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। पर फैंग उसके करीब आता है और उसे देखता है उसके पैर को टच करने लगता है। इस पर शुयान कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं इन सभी चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो फैंग कहता है कि आखिर तुम समझ क्या रही हो, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तो बस तुम्हारे पैरों की मालिश करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे माँ ने ऐसा करने के लिए कहा है। इतना कह करके उसके पैरों की मालिश करने लगता है। शुयान तो उसे काफी गौर से देखी जा रही होती और सोचती कि क्या हो रहा है, शहर का इतना पावरफुल इंसान मेरे पैरों की मालिश कर रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अब यही सब सोच करके वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है और फैंग को रोकने की कोशिश करती है, जिस पर फैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हिलना डुलना बंद करो। जहाँ वो पैरों की मालिश कंप्लीट करने के बाद में उसे गोद में उठा करके बेड तक ले जाता है और उसे एक बुक दिखाता है जो कि उसने खरीदा था, जिसमें सारे एजुकेशन थे कि बच्चों को कैसे पाला पोसा जाता है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ फैंग उसे अपने करीब खींचता हुआ उस बुक को पढ़ने लगता है, जिसे देख करके शुयान काफी खुश होने लगती है और सोचती है कि मास्टर फैंग कितने जेंटल इंसान है, वो दूसरों के लिए भले चाहे जैसे भी हो लेकिन मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए तो बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। और यहाँ पर उस बुक की बातों को सुनते सुनते सो जाती है, जिसे फैंग बहुत प्यार से देखने लग जाता है और सोचता है कि लिटिल रैबिट कितनी क्यूट है, बिल्कुल बच्चे जैसी लगती है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि उस कार्ड को लेकर के एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है और सोचने लग जाती है कि पता नहीं इसमें पैसे हैं भी या नहीं है, इसीलिए वो एक नेकलेस बाय करती है। जब उसका कार्ड स्वाइप किया जाता है तो उसमें से 2 मिलियन फौरन से कट जाते हैं, जिसे देख करके तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, जैसे कि उसके हाथ खजाना लग गया हो। अब जैसे यहाँ पर कार्ड से पैसे कटते हैं, फैंग के पास में मैसेज पहुंच जाता है, जिसे देख करके तो फैंग का खून ही खोल जाता है और वो सोचने लग जाता है कि शुयान कितना ज्यादा झूठा नाटक करती है, मेरी और मेरी माँ के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब लग्जरी स्टोर में जा करके 2-2 मिलियंस के हार खरीद रही है। मुझे इस टाइप के लोगों से सख्त नफरत है जो कि 2 फेस रखते हो। जिसके बाद में फैंग घर जाता है और सारी मेट्स को ऑर्डर देता है कि किस तरीके का खाना शुयान के लिए बनाना है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट औरत के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो सारी चीजें सेट करवाता है। जिसे देख करके असिस्टेंट कहता है कि पर बॉस आप तो शुयान को पसंद नहीं करते ना, फिर इतना ख्याल उसका क्यों रख रहे हैं। जिस पर फैंग कहता है कि हाँ मैं उसे गोल्ड डिगर समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को भूल जाऊँ कि उसने मेरे बच्चों को कैरी किया हुआ है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को कोई भी परेशानी हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हेल्दी पैदा हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि ये सब तो एक बहाना है, मुझे पता है कि आप शुयान को बहुत लाइक करते हैं। जब लंच रेडी होने के बाद में शुयान जब आती है तो मेड उसे बताती
जाती है कि सब मास्टर ने आपके लिए स्पेशली बनवाया है, जो कि आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब ये सब देख करके तो शुयान काफी खुश हो जाती है और सोचने लग जाती है कि मेरे हस्बैंड कितने केयरिंग है, और वो खुशी खुशी बैठ करके लंच करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सासू माँ आती है और शुयान को देख कर ये कहती है कि आखिर तुमने इतने सिंपल कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तुम हमारी फू परिवार की बहू हो। और वो फैंग से कहती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि बहू के पास में अच्छे कपड़े नहीं है, तुम्हें इसलिए जाकर के शॉपिंग कराना चाहिए। जिस पे शुयान कहते हैं कि नहीं मुझे कपड़े नहीं चाहिए। ये सुनकर के फैंग सोचने लग जाता है कि आज मैं तुम्हें इतनी ज्यादा शॉपिंग कराऊंगा कि तुम्हारा पेट भर जाएगा। और वो शुयान से कहता है कि जल्दी से लंच फिनिश कर लो, मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर के चलूंगा। अब यहाँ पर शुयान कुछ भी नहीं कह पाती है और फैंग के साथ में शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ फैंग उसे एक ज्वेलरी शॉप पर लेकर के जाता है। अब इतना लग्जरी शॉप देख करके तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदर ने बहुत सारे ज्वेलरीज पहले ही दे रखे हैं। इस बात पर फैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं दिला सकता हूँ। ये सुनकर के शुयान शांत हो जाती है और वो सेल्स गर्ल से पूछती है कि आपके स्टोर में जो सबसे सस्ता नेकलेस है उसके बारे में मुझे बताइए। जिस पर वो लड़की बताने लग जाती है कि हमारे स्टोर का सबसे लोएस्ट प्राइस का नेकलेस है। तो शुयान कहती है कितने का है, तो वो बताती है कि 5 मिलियन का है। अब 5 मिलियन का नाम सुनकर के तो काफी शॉक्ड रह जाती है और फैंग से कहती है कि मुझे इतना महंगा नेकलेस नहीं चाहिए। तो फैंग कहता है कि तुम्हें तो शुरू से लग्जरी सामान पसंद है, फिर इस तरीके से प्रिटेंड क्यों कर रही हो। ये सुनकर के तो शुयान समझ ही नहीं पाती कि आखिर फैंग उससे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, और वो यहाँ पर फौरन से उस नेकलेस का पेमेंट कर देता है। जिस पर शुयान कहती है कि प्लीज मुझे वो नहीं चाहिए, मत दिलाइए मुझे। इस बात पर फैंग भड़क जाता है और कहता है कि मुझे लालची औरतों से कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो कि अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर के शुयान को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसे वहीं पर चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देख करके फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे फौरन से ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद में बताते हैं कि आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा वीक है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसने 3 बच्चों को कैरी किया हुआ है। अब डॉक्टर की बातें सुनकर के फैंग इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेता है। अब फैंग शुयान की बहुत अच्छे से केयर करना शुरू करता है और अपने हाथों से बना करके खाना उसे खिलाता है। अपने लिए इतनी केयर देख करके तो शुयान काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि फैंग एक अलग टाइप का इंसान था, वो ये सब चीजों के लिए नहीं बना था। जब वो शुयान को अच्छे से पैरों में मालिश देने के बाद में अपने ऑफिस रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ पर उसकी मदर आती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने देखा है कि तुमने किस तरीके से बहू की देखभाल की है और अभी भी कर रहे हो। ये सुनकर के फैंग कहता है कि माँ मैंने सिर्फ उससे अपने बच्चों के लिए शादी की है, बच्चे होने के बाद में मैं उसे तलाक दे दूंगा। ये सुनकर के तो आंटी के पाँव तले से जबी निकल जाते हैं और कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि शुयान कितनी अच्छी लड़की, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो उसे छोड़ने के बारे में। एक बात कान खोल करके सुन लो कि वो हमारे फू परिवार की बहू है, अगर तुमने उसे छोड़ने के बारे में सोचा तो मैं लटक करके अपनी जान दे दूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। वही हम शुयान को देखते कि उसकी आधी रात में नींद खुलती तो उसे बहुत ही टेस्टी फूड की स्मेल आती, इसीलिए वो उठ करके किचन की तरफ जाने लगती है। वही फैंग किचन में कुकिंग कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि शुयान ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसे कंटिन्यू वोमिटिंग आ रही होती है। हो सकता है कि उसे मेड के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद ना आ रहा हो। अब शुयान जैसे किचन में आती तो फैंग को देख करके हैरान रह जाती है कि वो आधी रात में कुकिंग क्यों कर रहे हैं। एक कोल्ड ब्लडेड माफिया किंग जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है, जो कि इतना पावरफुल इंसान है, वो आधी रात में खड़े होकर के इस तरीके से कुकिंग कर रहा है। इन फ्यूचर जो भी इनकी वाइफ बनेगी उसकी किस्मत कितनी अच्छी होगी। तभी फैंग उसे देखता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारी आंख खुल गई है, तो ये तो अच्छी बात है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। इतना कह करके उसे नूडल खाने के लिए देता है, तो शुयान बैठ करके उस नूडल को चखती है, जिसे खा करके वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से उसे किसी ने भी केयर नहीं की थी। और यहाँ पर शुयान इमोशनल होकर के फौरन से फैंग को हक करके रोने लगती है। फैंग तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, क्या नूडल्स बहुत ही ज्यादा खराब बने। यही सुनकर के शुयान कहती कि ऐसी बात नहीं है, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत से आधी रात में ये बनाया, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर के फैंग सोचने लग जाता है कि लगता है कि प्रेगनेंसी में इस तरीके से मूड स्विंग होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई है। और वो शुयान से कहता है कि चलो अच्छे बच्चों की तरह अभी से जल्दी से फिनिश कर दो। ये सुनकर के शुयान बहुत खुशी खुशी उस नूडल को खाने लगती है, जिसे देख करके फैंग काफी ज्यादा खुश होता है। अगले दिन फैंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि औरतों को कैसे खुश किया जाता है। ये सुनकर के तो असिस्टेंट बिल्कुल से फ्रीज हो जाता है और सोचने लग जाता है कि वाह रे लिटिल रैबिट, तुमने तो एक बीस्ट को कंट्रोल में कर लिया है। और वो उससे कहने लग जाता है कि भाभी को कुछ ऐसा गिफ्ट दीजिए जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। तो फैंग अगले दिन ही शुयान को एक लग्जरी स्टोर में लेकर के जाता है और उससे कहता है कि आज से स्टोर तुम्हारा है। ये सुनकर के तो पूरी तरीके से शॉक रह जाती है और कहने लग जाती है कि कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। तो फैंग कहता है कि नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि सब तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी फैंग के पास में एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इतने पर वहाँ पर यान शुयान का ब्लैक कार्ड लेकर के इंटर करती है अपने दोस्तों के साथ में और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कि वो फैंग की गर्लफ्रेंड हो। अब उसके हाथ में वो ब्लैक कार्ड देख करके तो शुयान उसके पास जा करके अपना कार्ड सबके सामने मांगने लगती है। ये देख करके यान पैनिक होने लगती है और सोचने लग जाती है कि ये तो मुझे सबके सामने एक्सपोज करके रहेगी, और इसीलिए वो सेल्स गर्ल से कहने लग जाती है
है कि तुम ऐसे लो ग्रेड के लोगों को यहाँ पर एंट्री कैसे दे सकती हो। जिस पर सेल्स गर्ल बताती है कि लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैडम यहाँ की ऑनर है। ये सुनकर के यान के फ्रेंड्स कहने लग जाते कि पर यान तो फैंग की गर्लफ्रेंड है, फिर फैंग ने इस भिखारी को स्टोर कैसे गिफ्ट में दे दिया। लगता है कि फैंग की मिस्ट्रेस है और यहाँ पर वो सभी मिलकर के उसके साथ में हाथापाई करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शुयान गिर जाती है। इधर फैंग को उसके गिरते ही बहुत ही ज्यादा पेन फील होता है और वो अपने दिल को थामे हुए सोचने लग जाता है कहीं मेरी बीवी और बच्चे खतरे में तो नहीं है, और यही सोचकर कि वो फौरन से वहाँ से निकल जाता है। इधर शुयान की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देख करके यान डर जाती है और वहाँ से अपने फ्रेंड्स को लेकर के भागने लगती है। इतने पर वहाँ पर फैंग आ जाता है, जिसे देख करके तो यान का खून ही सूख जाता है और वो फौरन से अपने फ्रेंड से कहती है कि इस लड़की को हमें जल्दी से छुपाना पड़ेगा, जिस पर वो सभी मिलकर के शुयान को उठाने लगती है। पर तब तक वहाँ पर फैंग आ जाता है, जिसे देख करके वो सेल्स गर्ल उसे सारी बात बता देती है। फैंग जब शुयान को इस हालत में देखता है तो उसके पाँव तले से जमीन निकल जाते हैं और वो फौरन से उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के भागता है, जहाँ डॉक्टर उसे फौरन से ट्रीटमेंट रूम में लेकर के चले जाते हैं। तभी फैंग के गार्ड्स यान और उसकी फ्रेंड को पकड़ करके ले आते हैं। कुछ देर के बाद में डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी वाइफ ठीक नहीं है, आगे से ऐसी घटना उनके साथ में नहीं दोहरानी चाहिए वरना आप सब कुछ खो देंगे। ये सुन करके तो फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो अपनी जलती हुई निगाहों से यान को देखते हुए कहता है कि इसे ले जाकर के समुद्र की गहराइयों में फेंक दो। अब ये सुन करके तो यान डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके पास से वो ब्लैक कार्ड गिर जाता है, जिसे फैंग उठा करके पूछता है कि कार्ड तुम्हारे पास में कहाँ से आया। तो यान कहती है कि मैंने इसे गिरा हुआ पाया था, मुझे नहीं पता था कि ये आपका है। जहाँ असिस्टेंट फैंग को उसकी सारी डिटेल दिखाता है, जिससे कि पता चलता है कि वो सारी एक्सपेंसिव चीजें यान ने खरीदी थी, जिसे वो अब तक समझता आ रहा था कि उसे शुयान ने खरीदा है। और यहाँ पर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने कितना गलत शुयान को समझा था। तभी यान बेशर्मों की तरह कहने लग जाती है कि मैंने कुछ ही पैसे तो खर्च किए, इतने पैसे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। इस बात पे तो फैंग पूरी तरीके से भड़क जाता है और कहता है कि इसे ले जाकर के ऑक्शन में खड़ा कर दो और दुबई के शेखों के हवाले कर दो, जो कि इसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देंगे। इतने कहते कि देरी नहीं, गार्ड्स उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में शुयान को जब होश आता है तो वो अपने बच्चों के बारे में पूछती है, तो फैंग बताता है कि बच्चे बिल्कुल ठीक है। जहाँ शुयान फौरन से फैंग को बताती है कि आपका कार्ड यान के पास है और ये सारी मेरी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि मैंने उस कार्ड को गुम करा दिया था। जिस पर फैंग वो कार्ड निकाल करके कहता है उससे कि मुझे प्लीज माफ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझता आ रहा था। तो शुयान कहती है कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर फैंग उसे बहुत प्यार से बिठाता है और चिकन सूप पिलाता है और सोचने लग जाता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में फैंग शुयान को लेकर के सो रहा होता है। तभी शुयान अपने पास्ट को लेकर के बहुत ही बुरे सपने देखने लग जाती है और चिल्ला करके उठ जाती है कि प्लीज मुझे मत मारो। जिस पर फैंग फौरन से उसे काम डाउन कराता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे प्यारी सी स्टोरी सुनाने लगता है और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। शुयान स्टोरी सुनते सुनते सो जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर फैंग शुयान से कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए ले चलूंगा। तो शुयान पूछती कि किससे, तो फैंग कहता है कि ये तो एक सरप्राइज है। इतना कह करके वो उसे उसकी दादी से मिलवाने के लिए लेकर के जाता है, जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, जिनसे मिलकर के शुयान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर फैंग ने अब्रॉड से डॉक्टर हायर किया था आपकी दादी के ट्रीटमेंट के लिए। आज आपकी दादी इन्हीं की वजह से जिंदा है। ये सुनकर के शुयान फौरन से फैंग को धन्यवाद करती है, जिसे सुनकर के फैंग सोचने लग जाता है कि कितनी प्यारी लड़की है जो कि छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। दादी कहती है कि बेटा मिस्टर फैंग एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों अच्छे से पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी बिता लोगे। ये सुनकर के शुयान उन्हें बताने वाली होती कि ये शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के बाद में फैंग उसे छोड़ देगा। पर फैंग उसे फौरन से चुप करा देता है और कहता है कि दादी आप सही कह रही है, मैं शुयान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर के उसे बाहर लेकर के चला आता है। तो शुयान पूछती कि आपने मुझे सच्चाई बताने से क्यों रोका। तो फैंग कहता है कि तुम्हारी दादी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें इस बात से सदमा लग सकता है। इतने पर असिस्टेंट फौरन से बोल पड़ता है कि दादी तो बस एक बहाना है, मुझे पता है कि आप लिटिल रैबिट के बिना आप नहीं रह सकते हैं। अब फैंग की जलती हुई निगाहों को देख करके वो फौरन से कहता है कि मुझे तो खुद भी याद नहीं कि मैंने अभी भी क्या कहा है। अगली सुबह शुयान के पास में उसकी क्लास की तरफ से रीयूनियन के लिए इनविटेशन आता है, जिसे देख करके वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फैंग को फौरन से कॉल करके वहाँ पर जाने की परमिशन मांगती है, जिस पर फैंग उसे जाने की परमिशन दे देता है और कहता है कि जल्दी घर वापस आ जाना। तो वो कहती है कि ठीक है। इधर फैंग उसे इस बात की परमिशन दे तो देता है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ये देख करके असिस्टेंट कहता है कि बॉस रीयूनियन में यंग लोग आते हैं जो कि स्कूल के बीते हुए पलों के बारे में बातें करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इस बात पर फैंग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, यंग लोग से क्या मतलब है, क्या मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ। ये सुनकर के तो असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है, जहाँ फैंग कहता है कि हम भी वहाँ पर जाएंगे। ये सुनकर के असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पूरी तरीके से आशिक बन गए। फिर वो अचानक से चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ही ज्यादा बोल रहा है और फैंग उसका मुंह तोड़ सकता है। दूसरी तरफ शुयान रीयूनियन में पहुंचती है, जहाँ उसे उसकी फ्रेंड हाना और उसका क्लासमेट चेन मिलते हैं और सभी उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। चेन तो उसे बहुत प्यार से जूस सर्व करने लगता है। ये देख करके वहाँ पर बैठे सभी लोग कहने लग जाते हैं कि चेन तो शुरू से ही शुयान को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है और वैसे भी इन दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी
अच्छी लगती है। इतने पर फैंग वहाँ पर आ जाता है और इनकी बातें सुन करके तो उसकी जेलसी और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। जहाँ शुयान कहती है प्लीज ये सब बातें मत करो, अब मैं शादीशुदा हूँ। अब ये सुन करके तो सभी उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगते हैं, पर शुयान ये सोच करके रुक जाती है कि उसकी शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो भी 1 साल के बाद में फैंग उसे छोड़ देगा। अब उसकी चुप्पी देख करके सभी कहने लग जाते हैं कि लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अगली है और निकम्मा है, इसलिए तुम उसके बारे में बताना नहीं चाहती हो, या फिर वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारता पीटता है। अब ये सारी बातें सुन करके तो फैंग सोचने लग जाता है कि अच्छा तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि ये सबके सामने मेरा परिचय दे सके। इतने पर चैन कहता है कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें परेशान करता है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अब तो फैंग का पेशेंस बिल्कुल स्नैप हो जाता है और वो सबके सामने आकर के चैन से कहता है कि मेरे वुमेन से दूर रहो, जिसे देख करके वहाँ पर बैठे लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और उसे पहचान जाते हैं कि तुम मिस्टर फैंग है। चैन कहता है कि आखिर तुम होते कौन हमारे बीच में आकर के बोलने वाले। फैंग उससे कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये सुन करके तो सभी को सदमा ही लग जाता है, जहाँ फैंग शुयान को अपनी गोद में उठा करके सबके सामने से लेकर के चला जाता है। पर ये देख करके तो उसकी फ्रेंड हाना को आगे लग जाती है। इधर फैंग शुयान को बाहर लेकर के आता है और उसे गुस्से से पूछता है कि तुम यहाँ पर चैन की वजह से आई थी ना, आखिर तुम्हारा उसके साथ में रिश्ता क्या है। तो शुयान कहते कि वो तो बस मेरा एक क्लासमेट है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो फैंग कहता है कि पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम उसके साथ में कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। ये मत भूलना कि तुम मेरी वाइफ हो, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे बच्चे भी तुम्हारे अंदर है। शुयान कहती कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर फैंग को अचानक से हो क्या गया है। जहाँ फैंग गुस्से से उसे लेकर के वहाँ से चला जाता है, पर हाना उन दोनों को साथ में देख करके कहने लग जाती कि आखिर इतना अमीर आदमी तुम्हारे जैसे भिखारी से शादी कैसे कर सकता है। मैं जल्दी शुयान तुमसे फैंग को छीन लूंगी। अब यही सोचकर कि हाना शुयान के पास चली जाती है और उसके सामने जा करके नाटक करते हुए गिड़गिड़ाने लगती है कि ना ही मेरे पास पैसे है और ना ही मेरे पास घर है, प्लीज मेरी मदद करो, कुछ दिन के लिए मुझे यहाँ पर रहने के लिए दे दो। अब शुयान उसकी ऐसी हालत देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो बहुत ही भोली भाली से और काइंड हार्टेड गर्ल थी। इसीलिए वो उससे कहती कि तुम परेशान मत, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती। हाना सोचती कि कितनी बेवकूफ लड़की है, कितनी आसानी से उल्लू बन गई। अब मैं इस चीज का सारा चीज छीन लूंगी और मैं यहाँ की मालकिन बन जाऊंगी। बस मुझे किसी तरीके से मास्टर फैंग को अपनी जाल में फंसाना होगा। वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, उन्हें मुझे फंसाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और यही सोचते हुए वो शुयान के बेडरूम के अंदर चली जाती है और उसका कबर्ड खोल करके उसमें से उसका ड्रेस निकाल करके देखने लगती और सोचती कि मैं इसमें कितनी सुंदर लगूंगी। इतने पर वहाँ पर फैंग आ जाता है और उसे देख करके फ्रीज हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी हमारे बेडरूम में इंटर करने की। तो हाना बड़ी बेशर्मों की तरह कहती है कि मुझे पता है कि शुयान प्रेग्नेंट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर रह करके आपको कंपनी दे दूं, और वैसे भी देखिए ड्रेस मेरे ऊपर कितनी ज्यादा अच्छी लगेगी। जिस पर फैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को शुयान से कंपेयर करने की, क्या खुद की शक्ल आईने में देखिए कितनी अगली लगती है और ऊपर से तुम उसकी ड्रेस को लेकर के खड़ी हो। ये सुनकर के हाना कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ये ड्रेस मुझे शुयान ने पहनने के लिए दिया है। इतना कह करके उसके करीब जाने लगती है सिड्यूस करने के लिए, पर फैंग पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से हाना गिर जाती है और फैंग वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जिसे ऐसा जाता हुआ देख करके सोचती है कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि आप जैसे मर्दों को थोड़ा सा टाइम लगता है सिड्यूस करने में, लेकिन मैं अपने प्लान में कामयाब हो करके रहूंगी। अब फैंग बाहर जाकर के शुयान के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करवाए थे और तुमने उसकी जैसी कचड़े औरत को वो ड्रेस सारी दे दिए। ये सुन करके तो शुयान कंफ्यूज हो जाती और कहती कि मैं समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सुन करके फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इतनी पर वहाँ पर हाना आती है और बेचारी बन करके रोने लग जाती है और कहती कि देखो ना तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे कितना डांटा है, वो मुझे इतना ज्यादा नीचा और गिरा हुआ समझते हैं कि ये भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा ड्रेस पहनूं, आखिर हम फ्रेंड हैं। तो शुयान उसे गले लगा कर कहती है प्लीज रोना बंद करो, मैं अपने हस्बैंड को समझा दूंगी। इतना कह करके वो उसे उसके रूम में लेकर के जाती है और कहती कि तुम यहाँ पर आराम से सो सकती हो। तो हाना पूछती कि तुम कहाँ सोगी, क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ में सोगी। तो वो कहती कि हाँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। इधर फैंग शुयान को सुलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो उसे पूछता है क्या कोई परेशानी है। तो शुयान कहती कि मुझे नींद तो आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सो नहीं पा रही हूँ। अब ये सुनकर के फैंग को डॉक्टर की कही बात याद आती है कि शुयान को छोटे मोटे आवाजों से भी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो अच्छी तरीके से सो नहीं पा रही है। इसीलिए वो फौरन से अपना मोबाइल निकालता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि बाहर किसी भी तरीके की आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना मैं सबको नौकरी से बाहर कर दूंगा, क्योंकि मेरी वाइफ सो नहीं पा रही है। ये सुनकर के शुयान परेशान हो जाती है और कहती कि इस तरीके से आप सबके ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं। जिस पर फैंग कहता है कि मुझे किसी दूसरे की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है, इसीलिए ज्यादा सोचो मत, अब जल्दी से सो जाओ। अगर तुम्हें नींद नहीं आएगी तो लगता है कि फिर मुझे दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। ये सुनकर के तो शुयान का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और वो फौरन से फैंग की गोद में अपना सिर रख करके सो जाती है। और अभी वो सो ही रही होती है तब तक वहाँ पर हाना आ जाती है, जिस पर फैंग कहता है कौन मरना चाहता है जो कि इतनी रात में मेरे बेडरूम में नॉक कर रहा है। इतनी पर हाना आती है और कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या शुयान तुम मेरे साथ में चल करके सो सकती हो। जिस पर शुयान उसके साथ में जाने लगती है तो फैंग कहता है कि मेरी वाइफ कहीं भी नहीं जाएगी, डॉक्टर ने कहा है कि उसके लिए सोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे बेडरूम से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर के तो हाना अपना मुंह लेकर के बाहर चली जाती है।
शुयान कहती कि आपको इस तरीके से उससे नहीं कहना चाहिए था, जिस पर फैंग कहता है कि मैं यहाँ पर कितनी कोशिश करके तुम्हें सुला रहा हूँ, क्या मुझसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग घूम जाए इससे पहले कि तुम सो जाओ। जिस पर शुयान कहती कि ठीक है मैं सोती हूँ। इतना कह करके वो फौरन से सो जाती है। दूसरी तरफ हाना अपने रूम में आकर के बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और सोचती है कि लगता है कि मुझे कुछ गंदा चाल चलना पड़ेगा जिससे कि इन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। और यही प्लान लेकर के वो सुबेरे बहुत सारे लेटर्स लेकर के फैंग के पास पहुंचती है और फैंग से जानबूझकर के माफी मांगने लग जाती है। कहती कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि रात में मैंने आप लोग को आकर के डिस्टर्ब किया था। अब फैंग उसके हाथ में बहुत सारे लेटर्स देख करके पूछता है कि ये सब क्या है। तो हाना कहती है कि चेन के लव लेटर्स हैं जो कि शुयान के लिए उसने लिखे थे, ये सारे मेरे पास में थे। फैंग कहता है क्या कहा तुमने, लव लेटर्स है ये? तो हाना कहती है हाँ, क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? इतना कह करके वो उसे दे देती है। जहाँ फैंग उन लेटर्स को एक एक करके पढ़ना शुरू करता है, जिसे पढ़ करके तो उसके गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि शुयान और चेन एक दूसरे को डेट कर रहे थे और जल्दी शादी करने वाले थे। इसीलिए चेन उस दिन उससे पूछ रहा था कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करता है तो वो उसकी इस मामले में पूरी मदद करेगा, क्योंकि आज भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब फैंग का इस तरीके का फेस देख करके हाना सोचने लग जाता है कि इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि सारे लेटर्स मैंने लिखे हैं, इसका शुयान से कोई भी लेना देना नहीं है। इधर शुयान इन दोनों को आपस में बात करता हुआ देख करके सोचने लग जाती है कि मास्टर फैंग तो कभी भी किसी लड़की के करीब जाकर के बात करना पसंद नहीं करते हैं, फिर वो हाना के साथ में इतने कंफर्टेबल होकर के बात कैसे कर सकते हैं। अब इस बात से उसे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। अभी वो अपने रूम में बैठ करके ये सब सोच ही रही होती है, तब तक वहाँ पर फैंग उसके लिए सूप लेकर के आ जाता है और अचानक से उससे पूछता है कि अगर चेन और मुझ में से किसी एक को चूज करना हो तो तुम किसे चूज करोगी? ये सुन करके तो शुयान पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, आखिर अचानक से ये सवाल क्यों कर रहे हैं, और पूछती कि आप चेन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। जिस पर फैंग पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चेन का नाम सुन करके तुम्हारे होश क्यों उड़ गए, साफ साफ मुझे जवाब क्यों नहीं देना चाहती हो। ये सुन करके वो कहती कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन फैंग इतने ज्यादा गुस्से और जेलसी में होता है कि वहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे कंपनी ले चलो। ये सुन करके असिस्टेंट समझ जाता है कि बॉस का मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, तभी वो आधी रात में कंपनी जाने की बात कर रहे हैं। इधर हाना शुयान के रूम में आती है और उससे पूछती कि लगता है कि तुम्हारा मूड सही नहीं है, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? तो शुयान कहती कि वो अचानक से चेन के बारे में मुझसे पूछ रहे थे और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनसे चेन के बारे में झूठ बोल रही हूँ और कुछ छुपा रही हूँ। तो हाना कहती कि तुम ऐसे मर्दों को नहीं जानती हो जो कि अमीर होते हैं, वो जानबूझ करके इस तरीके की फाइट क्रिएट करते हैं ताकि वो तुमसे दूर हो सके, क्योंकि हो सकता है कि वो तुमसे बोर हो गए हो और दूसरी लड़की चाहते हो अपनी लाइफ में। अब देखना जल्दी वो तुम्हें डिवोर्स देने की भी बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कोई न्यू लवर आ गई हो। ये सुन करके तो शुयान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हाना परफेक्टली अपना काम कर जाती है और उसके दिमाग में शक का बीज बो करके वहाँ से चली जाती है। शुयान सोचने लग जाती है क्या इसीलिए वो लेट नाइट वर्क का बहाना करके बाहर रहते हैं। अब यहाँ पर शुयान फिर से सोचने लग जाती है कि आखिर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मैं तो बस उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट हूँ जो कि 1 साल के लिए उनके साथ रहने वाली है। अब यही सब सोच कर के शुयान बहुत ही ज्यादा डीपली हर्ट हो जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। कुछ देर के बाद में शुयान जब अपना मोबाइल देखती है तो वो हाना की पोस्ट को देखती है जिसमें उसने फैंग की फोटो के साथ में लिखा होता है कि थैंक गॉड कि आपने कन्फेस किया कि आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते हैं। ये देख करके तो शुयान पूरी तरीके से टूट करके रह जाती है और सोचती है कि फैंग हाना से लगता है कि प्यार करने लगे हैं और अब समय आ गया है कि मैं उनकी जिंदगी से चुपचाप से निकल जाऊं। और यही सोच करके वो अपना सामान पैक करने लगती है और उसे सामान पैक करता हुआ बटलर देख लेती है और फौरन से फैंग को कॉल करके सारी बातें बता देती कि शुयान घर छोड़ करके जा रही है। ये सुनकर के फैंग भागता हुआ घर की तरफ आने लगता है, पर रास्ते में उसे हाना मिल जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि शुयान क्यों घर छोड़ करके जा रही है, क्योंकि वो 1 नंबर उनकी धोखेबाज और लालची लड़की है। उसने फू परिवार में रह करके बहुत सारे पैसे बना लिए, अब वो चैन के साथ में भाग रही है। तो फैंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वो शुयान को देखता है और उसे पकड़ करके कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत पे कैसे होगी मेरे बिना परमिशन के घर से बाहर कदम निकालने की। जिस पर शुयान रोते हुए कहती कि जब आप मुझे पसंद ही नहीं करते तो अपने पास में क्यों रखना चाहते हैं। जिस पर फैंग कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। तो वो कहती कि क्या फर्क पड़ता है कि किसने कहा है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है। ये सुनकर के फैंग गुस्सा होकर के उसे किस करने लग जाता है। हाना यहाँ पर सोचती कि दोनों लड़ाई झगड़ा करने के बजाय किस क्यों कर रहे हैं। इतने पर शुयान फैंग को खुद से दूर करते हुए कहती कि आप तो हाना से प्यार करते हैं ना, फिर मुझे किस क्यों कर रहे हैं, मुझे सब कुछ पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुन करके तो फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना कह करके उसे डीपली किस करना शुरू करता है और फिर वो उसे खुद से दूर करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं किसी और के बारे में सोच भी सकता हूँ। जिस पर शुयान फौरन से उसे हाना की पोस्ट खोल करके दिखाती है और पूछती कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये देख करके फैंग फौरन से हाना को अपने आदमियों से पकड़वा लेता है। जिस पर हाना कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से आपकी फोटो को पोस्ट कर दिया था। फैंग उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ शुयान से कहता है क्या अब भी तुम्हें मुझ पर शक है? वैसे चैन के उन लव लेटर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे जो कि वो तुम्हें लिखा करता था? एक बात कान खोल करके सुन लो कि तुम मेरी वाइफ हो, इसका मतलब मरना भी तुम्हें मेरे साथ ही होगा। ये सुन करके तो शुयान पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कैसा लव लेटर? चैन ने तो मुझे कभी भी कोई लव लेटर नहीं लिखा था। जिस पर फैंग उसे वो लव लेटर दिखाता है जिसे देख करके शुयान कहते कि ये तो हाना की
हैंडराइटिंग है और वो उससे पूछती कि ये सब क्या है। अब तो हाना की करतूतें सबके सामने आ जाती है और वो शुयान के ऊपर टूट पड़ती है और जितना हो सके उसके खिलाफ अपनी कड़वाहट को निकालने लगती है, जिसे सुन करके तो फैंग बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगता है और कहता है कि इस कचरे को फौरन से मेरे मेंशन से बाहर फेंक दो, जिस पर गार्ड उसे फौरन से वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। जहाँ शुयान फैंग से कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। तो फैंग कहता है कि तुम इस गलती की भरपाई कैसे करोगी, जिस पर शुयान फौरन से उसे एक प्यारी सी किस करती है और फिर होना क्या था, फैंग उसे उठा करके अंदर लेकर के जाता है और उससे कहता है कि एक किस इनफ नहीं है। इतना कह करके वो दोनों एक दूसरे के साथ में रोमांटिक मोमेंट में खो जाते हैं। अगली सुबह फैंग वेडिंग रिंग मंगवाता है, जिसे देख करके शुयान कंफ्यूज हो जाती है। तो फैंग उससे कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें पब्लिकली सबके सामने प्रपोज करूंगा, पर मुझसे रहा नहीं गया। इतना कह करके वो उसके सामने नील डाउन होकर के कहता है कि इस रिंग को प्लीज एक्सेप्ट कर लो और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ करके कभी भी नहीं जाओगी। तो शुयान कहती है कि पर उस एग्रीमेंट का क्या, मुझे तो 1 साल के बाद में आपको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। जिस पर फैंग उस एग्रीमेंट पेपर को उठाता है और फाड़ करके फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कह करके उसे बहुत प्यार से रिंग पहनाता है, जिसे देख करके शुयान बहुत खुश हो जाती और कहती कि थैंक यू मिस्टर फैंग। तो फैंग कहता है क्या अब भी तुम मुझे मिस्टर फैंग ही कह करके बुलाओगी, जिस पर शुयान बहुत प्यार से कहती कि हब्बी। ये सुनकर के तो फैंग के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती और वो उसे बहुत प्यार से किस करता है। अगले दिन फैंग शुयान को लेकर के एक ऑक्शन में जाता है, जहाँ वो शुयान को अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर सेन से मिलवाता है, पर मिस्टर सेन शुयान को देख करके देखते ही रह जाते हैं और उन्हें अपनी प्यारी सी छोटी बेटी याद आने लगती है, जो कि कई साल पहले खो गई थी। जिस पर फैंग उनका हाथ शुयान के हाथ से छुड़ाते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मिस्टर सेन उस पल को याद करने लगते हैं जब उनकी वाइफ ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिसके शोल्डर पर एक बर्थ मार्क था और वो अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो गई थी और उसी गम में 2 साल के अंदर ही उनकी वाइफ चल बसी। यहाँ पर मिस्टर सेन शुयान का नाम उससे पूछते हैं, जिस पर फैंग जेलसी में कहता है कि आप मेरी वाइफ का नाम जान करके क्या करेंगे, ये मिसेस फैंग है, इसकी इतनी पहचान काफी है। जिस पर मिस्टर सेन कहते हैं कि आज अगर मेरी खोई हुई बेटी मेरे साथ में होती तो बिल्कुल इसी की जैसी दिखती, आप मेरी इंटेंशन को गलत मत समझिए। जहाँ फैंग शुयान को अपने साथ लेकर के जाने लगता है और इससे पहले कि वो उसके बर्थ मार्क को देख पाते, फैंग उसे अपनी जैकेट पहना देता है और ले जाकर के सोफे पर बैठ जाता है। तभी शुयान एक लड़की को मिस्टर सेन को पापा कहते हुए सुनती है, तो फैंग उसे बताता है कि वो उनकी एडॉप्टेड गर्ल मिंग है, ना कि उनकी असली बेटी है। अब मिंग फैंग को देख करके फौरन से दौड़ती हुई उसके पास आती है, क्योंकि वो फैंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। पर वो शुयान को देख करके बहुत बुरी तरीके से जल भून जाती है, क्योंकि फैंग उसे जरा सा भी भाव नहीं दे रहा होता है। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि इस चुड़ैल ने मेरे मैन को छीन लिया है, अब देखो मैं इसके साथ में क्या करती हूँ। और इसी जलन में आकर के वो एक ज्वेलरी कॉम्पिटिशन में जाती है, जहाँ शुयान भी होती है और यहाँ पर वो लॉकर एरिया में घुस करके एक ज्वेलरी चुरा लेती है और सारा इल्जाम शुयान के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग शुयान को गलत समझ बैठते हैं और उसे बैन करने की बातें करने लगते हैं। यहाँ पर शुयान खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, जिसे देख करके मिस्टर सेन कहते हैं कि हमें इस तरीके से किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं थोपना चाहिए, हमें एक बार सीसीटीवी फुटेज देख लेना चाहिए। जिस पर मिंग अपने फादर को चुप करा देती है। तभी वहाँ पर फैंग आता है, तो शुयान घबरा करके उससे कहती है कि मैंने चोरी नहीं की है। तो फैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है और असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से फुटेज लेकर के आओ, जिसे सुन करके तो मिंग का खून ही सूख जाता है। अब फुटेज सबके सामने आने के बाद में मिंग बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाती है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिसे देख करके सभी शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर सेन सबके सामने बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा होकर के मिंग को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि आज तुमने हमारे सेन परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। अब अपने फादर के हाथ से मार खा करके मिंग बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है और शुयान से कहते हैं कि आज ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इतना कह करके वो उसके ऊपर टूट पड़ती है, जिसकी वजह से शुयान का शोल्डर ओपन हो जाता है और मिस्टर सेन उसका बर्थ मार्क देख लेते हैं और फौरन से शुयान को अपने गले से लगा करके फूट फूट करके रोने लगते कि उनकी बेटी उन्हें मिल गई। शुयान तो बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर फैंग उन्हें फौरन से शुयान से दूर करते हैं। शुयान कहते कि लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तो मिस्टर सेन कहते कि तुम्हारा फेस बिल्कुल मेरी वाइफ से मिलता है और तुम्हारा ये बर्थ मार्क तो सबसे बड़ा सबूत है कि तुम ही मेरी बेटी हो। अब ये सुनकर के तो मिंग की जैसी दुनिया ही रुक जाती कि अब तो उसके हाथ से ऐशो आराम की जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि अंकल की असली बेटी उन्हें मिल चुकी थी। अंकल कहते कि बेटा मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। इस बात के लिए शुयान मान जाती है, पर मिंग फौरन से अपने आदमियों को मैसेज करके डीएनए रिपोर्ट चेंज करने का प्लान सेट कर देती है, जिसकी वजह से डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आता है, जिसे देख करके मिस्टर सेन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी शुयान के पास में कॉल आता है कि आज उसकी दादी डिस्चार्ज होने वाली है। ये सुनकर के वो खुशी खुशी दादी को डिस्चार्ज करवा करके बाहर निकलती है और कहती है दादी आप एकमात्र ऐसी इंसान है जिससे कि मेरा खून का रिश्ता है। ये सुनकर के दादी आज उसे सारी सच्चाई बताती है कि बेटा तुम हमारे परिवार का असली खून नहीं हो, चूंकि मेरी बहू को बच्चे नहीं हो रहे थे, इसीलिए उनकी बेटी बहू ने उसे हॉस्पिटल से चुरा लाया था। अब ये सब सुनकर के तो शुयान को जैसे सदमा ही लग जाता है और उसे मिस्टर सेन की कई बात याद आने लगती है। पर सवाल ये उठता था कि डीएनए रिपोर्ट तो मैच ही नहीं हुआ था, फिर उसके असली माता पिता कौन थे। दूसरी तरफ हम मिस्टर सेन को देखते हैं जो कि एक प्राइम लोकेशन पर खड़े होते हैं, जो कि उन्होंने अपने बेटे के नाम पर खरीदा था। तभी वहाँ पर शुयान फैंग के साथ में आ जाती है, जिसे देख करके वो हैरान हो जाते हैं। जहाँ शुयान उन्हें एक एक करके सारे क्लूज बताने लगती है और उस हॉस्पिटल का नाम भी बता
जाती है जहाँ से उसके माता पिता ने उसे चुराया था, जो कि दादी ने उसे बताया था। अब ये सब सुन करके तो शन कंफर्म हो जाती है कि शुयान ही उनकी बेटी है। पर फिर सवाल ये उठा था कि आखिर डीएनए रिपोर्ट निगेटिव कैसे हुआ। फैंग कहता है कि जब सारी चीजें मैच कर रही है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि डीएनए रिपोर्ट के साथ में छेड़छाड़ की गई है। ये सुनकर के अंकल बटलर को पकड़ करके कहते हैं कि जल्दी से सारी सच्चाई बताओ, क्योंकि मुझे याद है कि तुम्हें वो डीएनए रिपोर्ट लेकर के आए थे। अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। ये सुन करके तो उसका खून ही सूख जाता है और वो फौरन से सारी सच्चाई बता देता है कि ये सब उसने मिंग के कहने पर किया है और असली डीएनए रिपोर्ट निकाल करके उन्हें दे देता है, जो कि 100% मैच कर रहा था। जिसे देख करके मिस्टर सेन फौरन से शुयान को गले से लगा लेते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी उन्हें मिल गई और वो उससे कहते हैं कि चलो बेटा घर चलते हैं, आज तुम अपने असली घर जाओगी। इतना कह करके वो शुयान को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, जिस पर शुयान भी उनके साथ में हंसी खुशी चली जाती है। असिस्टेंट सोचता है कि लिटिल रैबिट तो बॉस को इस तरीके से छोड़ करके चली गई जैसे कि वो यहाँ पर थे ही नहीं, और वो कहता है कि बॉस रैबिट तो चली गई। तो फैंग कहता है कि मुझे दिख रहा है मैं अंधा नहीं हूँ, पर मैं उसके पीछे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज वो पहली बार अपने फादर का प्यार फील करेगी, क्योंकि उसे उसके अपने मिल गए और मैं उसे खुशियों में टांग नहीं अड़ाना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सेन शुयान को लेकर के घर जाते हैं, जिसे देख करके मिंग भड़क जाती है, जिस पर शेन उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहते कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है कि आखिर तुमने क्या किया है। आज से और अभी से मैं तुम्हें अपने शेन परिवार से बेदखल करता हूँ। इतना कह करके शेन शुयान को अपने चेयर पर बिठा करके उसे एक फाइल देते हैं, जिसमें कि शेन ग्रुप से लेकर के उनकी सारी विरासत शुयान के नाम पर होती है, जिसे देख करके शुयान परेशान हो जाती है और उसे लेने से मना करने लगती है, जिस पर अंकल रो रो करके कहने लगते हैं कि अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मेरे मरने के बाद में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अभी सब सुन करके तो और देख करके तो मिंग को आगे लग जाती है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि शुयान को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को लेने जा रहा हूँ। इधर मिस्टर सेन शुयान से कहते हैं कि मैंने सुना है कि फैंग ने तुमसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। मैं उसकी रूथलेस रेपुटेशन को अच्छी तरीके से जानता हूँ, सच सच बताना कि क्या उसने तुम्हें कभी बुली किया है। तो शुयान कहते कि नहीं पापा ऐसी बात नहीं है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और शुयान से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ। ये सुन करके तो मिस्टर सेन का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और उससे कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हारे निस्तापा के बारे में अच्छे से पता है। तुमने मेरी बेटी को टॉय की तरह यूज करके फेंक दिया, पर अब मेरी बेटी किसी की भी मोहताज नहीं है। इतने पर फैंग के बहुत सारे गार्ड पैसों से भरा बैग लेकर के खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख करके शेन कहते हैं कि अब ये सब क्या है। जिस पर फैंग कहता है कि मैं यहाँ पर आज आपकी बेटी का शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बेटी के साथ में मेरी शादी करा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसकी जिंदगी पर देखभाल करूंगा। अब इस तरीके से फैंग को किसी के सामने झुकता हुआ देख करके तो असिस्टेंट भी हैरान रह जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। लेकिन अंकल का तो पारा हाई हो जाता है और वो कहते हैं कि ये पैसे मेरी बेटी के आगे कचरे के समान है। अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते होते तो ये जानने के बाद में कि वो तुम्हारे बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है, उसके साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी न करते। तुमने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उसे तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तुम क्या जानो कि एक बच्चा पैदा करने में कितनी तकलीफ होती है। अब निकल जाओ अपना यहाँ से मनुष्य शक्ल लेकर के। इतना कह करके वो शुयान को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब आप क्या करेंगे। जिस पर फैंग कहता है कि मिस्टर शैन का गुस्सा बिल्कुल जायज है अपनी जगह, क्योंकि मैंने शुयान के साथ में वाकई बहुत गलत किया है। इतना कह करके वो एक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ वो प्रेगनेंसी मशीन के सामने लेट करके लेबर पेन को फील करता है, ताकि वो ये समझ सके कि उसने शुयान के साथ में क्या किया है। जिसके बाद में वो अंकल शैन के पास जाता है और उन्हें अपनी वीडियो दिखा करके कहता है कि मैंने शुयान के दर्द को अच्छी तरीके से फील करने की कोशिश की है, पर इस बात से अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो उससे कहते हैं कि अगर सच में तुम कुछ करना ही चाहते हो तो माउंटेन टेम्पल जाओ, जिसकी 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी और हर बार तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़ेगा। और वहाँ पर जाने के बाद में तुम शुयान के लिए और बच्चे के लिए सुरक्षा कवच लेकर के आओगे, तभी तुम शुयान के साथ में शादी कर सकते हो। ये सुनते ही फैंग बिना 1 सेकंड गवाए वहाँ से निकल जाता है। तभी शुयान भागती हुई आती है और कहती है पापा प्लीज उसके साथ में ऐसा मत करिए। तो अंकल कहते हैं कि बेटा मैं फैंग को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो एक बहुत ही हर्टलेस इंसान है। मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे किसी के हाथों में नहीं दे सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने उसे माउंटेन टेम्पल इसलिए भेजा है ताकि उसके जैसा एरोगेंट इंसान, जिसने ही कभी भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया है, कम से कम भगवान के सामने सिर झुका करके अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे। तो शुयान कहती है कि पापा पर मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। तो अंकल कहते हैं कि प्यार व्यार सब बकवास होता है। मैं वैसा लड़का तुम्हारे सामने बहुत सारे ला करके खड़ा कर दूंगा जो कि उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छे होंगे। इधर फैंग को हम देखते हैं जो कि टेंपल की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता है और हर एक स्टेप के साथ में वो नील डाउन होकर के अपने सिर को झुकाता है और फाइनली वो स्टार्स को कंप्लीट करके शुयान के लिए सुरक्षा कवच लेकर के आ जाता है, जिसे देख करके शुयान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत प्यार से उसे किस करती है। और यहाँ पर शुयान के फादर ये सब देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी शादी शुयान से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ से हमें शुयान के वेडिंग डे दिखाया जाता है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, पर तभी वहाँ पर मिंग आकर के उसे बेहोश करके किडनैप करके अपने साथ लेकर के चली जाती है। इधर
असिस्टेंट भागता हुआ सबके पास आता है और बताता है कि शुयान मेकअप रूम से गायब हो गई है। ये सुनकर के तो सबके होश उड़ जाते हैं और फेंग वहाँ से भाग खड़ा होता है। इधर मिंग शुयान को एक जोरदार थप्पड़ लगाती और कहती कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे फादर से लेकर के मेरे ऐशो आराम की जिंदगी तक छीन ली, आज मैं तुम्हें टपका ही डालूंगी। इतना कह करके वो उसे मारने वाली होती तब तक वहाँ पर फेंग आकर के शुयान को बचा लेता है। उसकी ऐसी करतूत देख करके मिस्टर शेन कहने लग जाते कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैंने इतने साल तक एक नागिन को अपने घर में पनाह दी थी, इसीलिए जाकर के पुलिस के हवाले कर दो। जिस पर उनके आदमी उसे पकड़ करके वहाँ से ले जाते हैं। और अब हमें यहाँ से 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शुयान अपने 9वें महीने की प्रेगनेंसी में होती है और फेंग उसे बैठ करके बहुत प्यार से स्टोरी सुना रहा होता है। तभी उसे अचानक से लेबर पेन उठता है जहाँ उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फेंग तो बाहर बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। कुछ देर के बाद में डॉक्टर बाहर निकल करके आते हैं और बताते हैं कि बच्चे और माँ बिल्कुल ठीक है। इतने पर नर्स वहाँ पर उसके तीनों न्यूबॉर्न बेबीज को लेकर के आती है और बताते कि बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। पर फेंग उन्हें बिना देखे सबसे पहले शुयान के पास अंदर जाता है और कहता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। जिस पर शुयान उसे अपनी प्यार भरी निगाहों से देखती है और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।